टॉपिक पे आ रहे हैं, है ना। इसमें नेक्स्ट टॉपिक जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो इसमें देखो दो डिफिनेशन दी गई है। एक ओल्ड डिफिनेशन है और एक मॉडर्न डिफिनेशन है ना। तो जो ओल्ड डिफिनेशन है वो ये कहती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब इनमें से कुछ भी हो रहा हो, है ना। मतलब जैसे कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा हो, या फिर उसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो, है ना, या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो। तो इन सभी प्रोसेस में बोलते हैं कि वो जो भी एलिमेंट है जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, या जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है या हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, वो एलिमेंट आयन मॉलिक्यूल वो कुछ भी हो सकता है वैसे तो, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। और इस फिनोमिनन को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इस प्रोसेस को ही हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी डिफिनेशन है, ये आप लोगों ने 11th में पढ़ी भी होगी। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एन एलिमेंट आयन मॉलिक्यूल इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे कुछ रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे मान लो कि ऑक्सीजन एलिमेंट है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या कोई मेटल ले लेते हैं, जैसे सोडियम ले लेते हैं, चलो सोडियम मेटल है, ठीक है। सोडियम एलिमेंट ने एक वैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, ठीक है, और वो कन्वर्ट हो गया Na+ में, है ना। तो इस प्रोसेस में हम लोग बोल सकते हैं कि सोडियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। ठीक है, जैसे आयरन है, आयरन ने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करके Fe3+ बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन एलिमेंट क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। तो कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन अगर लॉस कर रहा है, इसका मतलब वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। या फिर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, जैसे कार्बन में का रिएक्शन O2 से करा दिया, तो कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हो गया और उसने क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर दिया। तो ये भी एक तरह से ऑक्सीडेशन ही है। ठीक है, तो ऐसे कोई भी एग्जांपल जिसमें इनमें से कोई भी प्रोसेस हो रहा हो, तो वो सभी ऑक्सीडेशन के दायरे में आती है। मतलब वो उसमें जो भी एलिमेंट है वो सब ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये ओल्ड डेफिनेशन है। और कुछ कई जगह इससे भी हम लोग पहचान सकते हैं, है ना, कि एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। लेकिन देखो जो ये डिफिनेशन है ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। जैसे ये डिफिनेशन कुछ स्पेसिफिक केसेस में तो ठीक है। जैसे ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली जो है, ये स्पेशली हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक चैप्टर अभी आप लोग पढ़ोगे, है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसका थोड़ा सा मतलब आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे हम लोग हाफ हाफ रिएक्शन लिखा करेंगे, हाफ सेल रिएक्शन। अदरवाइज आपको ये डिफिनेशन और कहीं आसानी से नहीं दिखेगी। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग कंप्लीट रिएक्शन लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो भी रहे होते हैं ना, तो कैंसल आउट हो जाते हैं, वो हमें दिखते ही नहीं है। ठीक है, तो ये जब हम लोग हाफ रिएक्शन लिखेंगे तो वहां पे ये चीज को थोड़ा सा सेल रिएक्शंस में आपको देखने को मिलेगी, ये डिफिनेशन। लेकिन जो ये मॉडर्न डिफिनेशन है ये सबसे बेस्ट है और ये हर जगह एप्लीकेबल है ना। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। तो आप लोग मॉडर्न डिफिनेशन ही मेन याद रखिए। और मॉडर्न डिफिनेशन जो दी गई है वो ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में दी गई है। ठीक है, और ये मॉडर्न डिफिनेशन बोलती है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट आयन मॉलिक्यूल इज नोन एज ऑक्सीडेशन। सिंपल सी डेफिनेशन है। ये कह रहा है कि कोई एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर बेटा इंक्रीज हो जाए, ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज होने लगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर के इंक्रीज होने को ही हम लोग क्या बोलेंगे कि वो एलिमेंट, वो पर्टिकुलर एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो अगर किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो रही है, तो हम लोग बोल देंगे वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये मैंने लिया हुआ है आपका क्रोमिक आयन। और किसी रिएक्शन में मान के चल रहे हैं कि किसी रिएक्शन में क्रोमिक आयन डाइक्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो रहा है। क्रोमिक आयन डाइक्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो रहा है, और आपसे पूछा है कि इसमें क्रोमियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे तो आयन है, आयन पे जो चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है। तो मैंने क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर निकाली तो 3 आ रही है।
और इस डाइक्रोमेट आयन में जब आप निकालोगे वही x वाले मेथड से 2x + 7 × -2 = -2, तो यहाँ से x की वैल्यू 6 आएगी। इसका मतलब डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 6 है। ठीक है, तो 3 से 6 मतलब ये ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना। और ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब क्रोमियम का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा ऑक्सीडेशन। है ना। तो ऐसे आइडेंटिफाई करना हम लोग के लिए थोड़ा आसान रहेगा। हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख गए हैं ना, आप लोगों को अच्छे से क्लियर भी हो गया है। ठीक है, तो आप लोग सीधे यही मेथड अप्लाई करिए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ये मैंने लिया है, जैसे अमोनिया। अमोनिया जो है वो N2 में कन्वर्ट हो रहा है। मान लीजिए किसी रिएक्शन में अमोनिया बेटा N2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम लोग सीधे देख लेंगे कि अमोनिया में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर पहले निकालेंगे, और ये आ जाएगी -3, क्योंकि हाइड्रोजन की +3, 3 हाइड्रोजन की 3+ हो जाएगी। ठीक है, और N2 में ये 0 हो गई। ठीक है, 0 है ना, इसका मतलब -3 से 0, ये वैल्यू बढ़ रही कि घट रही बढ़ रही है है सर। ना, बढ़ रही है ना। कोई नंबर निगेटिव से 0 होगा तो वैल्यू बढ़ रही है, नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है। और इसका मतलब ये जो अमोनिया है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, N2 में, है ना। अमोनिया ऑक्सीडाइज होके जा रहा है, अमोनिया ऑक्सीडाइज होके जा रहा है N2 में। तो ये थोड़ा सा आपको ये चीजें रीड करनी आनी चाहिए। ठीक है, बोलो भाई, इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, कितने नोट किसी में, सर। है ना, क्लियर है। अब देखो, रिडक्शन जो होता है, रिडक्शन इज अ रिवर्स फिनोमिनन ऑफ ऑक्सीडेशन। सर रिडक्शन जो होता है वो हाँ बोलो बेटा। सर थोड़ी सर वॉल्यूम सर अपने सिस्टम से टेस्ट कर दीजिए। अच्छा, वॉल्यूम भी है, एक सेकंड में देखता हूँ उसको। हाँ, थोड़ी धीमे थी, अब सही हो गया। यस सर। हम्म। देखो तो अब इसमें देखिए रिडक्शन की हम लोग बात करें, तो रिडक्शन जो होता है, रिडक्शन इज द रिवर्स फिनोमिनन ऑफ ऑक्सीडेशन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन का ही रिवर्स फिनोमिनन होता है, अपोजिट फिनोमिनन होता है। ठीक है, तो जो जो बातें हम लोग ने ऑक्सीडेशन में बोली थी, अगर उन्हीं को हम लोग रिवर्स मैनर में बोल दें तो वही डिफिनेशन हमारी बन जाएगी रिडक्शन की। तो जैसे अभी हम लोगों ने ओल्ड डिफिनेशन में बोला था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब लॉस का रिवर्स क्या हो जाएगा, गेन गेन हो ऑफ जाएगा, है इलेक्ट्रॉन। ना। हाँ, तो लॉस की जगह बोल देंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की जगह बोल देंगे हम लोग रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन के रिमूवल की जगह क्या बोल देंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका मतलब अगर किसी एलिमेंट के एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, या कोई आयन भी हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो समझ जाएंगे कि वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, और या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल कर रहा है तो भी बोलेंगे कि रिड्यूस हो रहा है। या फिर अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, देन उस केस में भी बोलेंगे कि वो रिड्यूस हो रहा है। तो ये सारी सिचुएशन में वो एलिमेंट क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन के नाम से पढ़ते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल देखना चाहो तो एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए कि ऑक्साइड O- आयन है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन करके बना लिया O डबल माइनस। तो यहाँ पे जो O- आयन है इट विल रिड्यूस इनटू ऑक्साइड आयन, है ना। तो O- आयन यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, जैसे फेरिक आयन है, फेरिक आयन, फेरिक आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके फेरस में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे फेरिक आयन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना। और बहुत से एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम लोग, जैसे मान लो आपने कोई एल्कीन ले लिया, और एल्कीन का रिएक्शन हाइड्रोजन से करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ निकेल या प्लेटिनम, तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजनेशन हो जाता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोजनेशन। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और इन दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। एथेन हो तो ये जाएगा। आपका, है ना। हाँ,
तो यहाँ पे जैसे ऑर्गेनिक में हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी एल्कीन या एल्काइन या कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एडिशन होता है तो वो एल्कीन यहाँ पे रिड्यूस हो रही होती है, इसको बोलते हैं यहाँ पे एल्कीन का क्या हो रहा है, या एल्कीन की जगह एल्काइन वगैरह भी हो सकती है, तो यहाँ पे उसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है ना। तो ये सब यस बहुत सर। बेसिक बातें हैं, है ना। इसमें बस हम लोग को रीड करना आना चाहिए सारी चीजें। मॉडर्न डिफिनेशन क्या कहती है, मॉडर्न डिफिनेशन आपकी ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में है। और अभी हम लोगों ने ऑक्सीडेशन में पढ़ा था, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तब इंक्रीज का उल्टा बोलना है आपको, इंक्रीज का उल्टा क्या होता है, डिक्रीज। ठीक है, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट आयन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रिडक्शन। इसका मतलब किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज होने लगे किसी रिएक्शन में, ठीक है, तो समझ जाइएगा कि वो एलिमेंट क्या हो रहा है, सर स्क्रीन रिड्यूस हो रहा है। स्क्रीन हट गई ठीक है, सर। सर स्क्रीन हट गई। हाँ अच्छा स्क्रीन आ गया, यस सर। आ गया, यस सर। ठीक है। तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जब कम होता है, डिक्रीज होने लगे, तो हम लोग बोलेंगे कि जिस भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा बोलेंगे कि वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में जैसे मैंने लिया कॉपर ऑक्साइड कॉपर में जा रहा है, तो अब इसको कोई पूछे कि यहाँ कॉपर का क्या हो रहा है, तो सीधे आप सीधे ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, आप ज्यादा सोचो ही नहीं। तो कॉपर पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो ऑक्सीजन की -2 रखेंगे तो कॉपर की +2 आ जाएगी। और यहाँ कॉपर मेटालिक फॉर्म में जा रहा है ना, जीरो में जा रहा है, तो कॉपर 2 से यहाँ जीरो में जा रहा है, इट मीन्स कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, कॉपर का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे कोई भी देख सकते हो, ऐसे पर मैग्नेट आयन, पर मैग्नेट आयन मैग्नस आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि Mn की ऑक्सीडेशन नंबर पर मैग्नेट आयन में +7 आएगी, और वो मैग्नस आयन में जा रहा है, मैग्नस में ऑक्सीडेशन नंबर उसके आयन के चार्ज के ही बराबर हो जाएगी, है ना, सिंगल आयन है, सिंगल आयन पे जो चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है। तो 7 से 2 मतलब ये वैल्यू भी कम हो रही है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पे जो मैग्नीज है बेटा वो रिड्यूस हो रहा है, उसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, बोलो भाई समझ में आ रही बात सभी को, है ना। ये सब बहुत बेसिक बातें हैं, मेरे ख्याल से ये सभी आप लोगों को आता ही होगा, है ना, इसमें किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। ओके सर। है ना, क्लियर है। अब इसमें नेक्स्ट Yes, sir. टॉपिक आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। कई बार आपको कोई रिएक्शन दे दी जाएगी, उसमें पूछा जाएगा बताओ, ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा मिलते भी हैं कि आपको रिएक्शन में पूछेगा कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या कई बार रिड्यूसिंग एजेंट पूछेगा। ठीक है, तो सर ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग, हाँ बताओ। सर जो जेई में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं सर, जैसे कि एक स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है सर, ये कैसे पता चलता है? वो तो स्टेटमेंट पे डिपेंड करेगा ना कि क्या स्टेटमेंट में बोला जा रहा है ना। जैसे कोई ओके स्टेटमेंट सर। मुझे बताओ तो हम बताएं उसमें ट्रू है कि फॉल्स नहीं है सर, ना। उसमें सर जो चौथा अटेम्प्ट था सर, हाँ हाँ हाँ, तो उसमें सर कम से कम 4-5 क्वेश्चन स्टेटमेंट ही किए थे सर। अच्छा अच्छा, मतलब इसमें स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 ऐसे करके दिए थे क्या। यस सर, कि इधर कौन सा अच्छा अच्छा, तो चलो कुछ प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। ठीक है, ओके सर। है ना? तो फिर वो तो क्या देखना पड़ता है ना कि इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, कि जैसे एक स्टेटमेंट लिख दिया 1, एक स्टेटमेंट 2 लिख दिया,
और फिर इसमें ऑप्शन ऐसे डाल देता है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेट मतलब बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, है ना। तो उसमें यस ये सर, ऐसा देखना ही सर। पड़ता है कि हाँ, उसमें वो आपको देखना पड़ता है, पहले तो देखना पड़ता है कि दोनों स्टेटमेंट सही है कि गलत है। और कई बार ऐसा होता है कि जो सेकंड स्टेटमेंट होता है वो पहले स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन होता है ना। तो ये देखना थोड़ा वो समझ के देखना पड़ता है कि हाँ वो सही में एक्सप्लेनेशन है कि सेकंड स्टेटमेंट का पहले स्टेटमेंट से कोई नाता ही नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों स्टेटमेंट अलग अलग होते हैं बिल्कुल, है ना। तो वो करेंगे, उसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे स्टेटमेंट वाले भी, ठीक है। उससे प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाएगी अच्छी। अब जैसे देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हम लोग बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं कि देखो इसके नाम के आगे एजेंट लग गया, ठीक है। इसको देखो सिंपल शब्दों में आप समझ लो, देखो किसी नाम के आगे एजेंट लगता है ना, तो वो काम वो दूसरों के साथ करता है, अपने साथ नहीं करता वो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बीमा एजेंट, है ना, बीमा एजेंट आप लोगों ने नाम सुना होगा। यस तो सर। जैसे कोई बीमा एक्सक्यूज मी एजेंट सर, है तो सर ऑक्सीडेशन की न्यू डेफिनेशन से सर एक बार मुझे फिर से रिपीट कर दिए सर, नेटवर्क इशू हो रहा था। अच्छा देखो ऑक्सीडेशन की न्यू डिफिनेशन की रिडक्शन की, यस सर। नहीं सर, हाँ ये वाली ना ऑक्सीडेशन की न्यू डेफिनेशन। देखो ऑक्सीडेशन की न्यू डिफिनेशन, ये मॉडर्न डिफिनेशन ये वाली यस सर, ये इंक्रीज, वाली। है ना, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन ये नंबर ऑफ एन एलिमेंट यस सर। और आयन मॉलिक्यूल इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। ठीक किसी है भी सर। एलिमेंट आयन मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो रही है तो उसे ही ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है सर। ठीक है ना, क्लियर। ये ये सर एग्जांपल एक बार बता दिए। एग्जाम्पल में ये बताया था मैंने, क्रोमिक आयन डाइक्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो रहा है ना। ये एक रिएक्शन है, मान लीजिए एक सिंपल सा कन्वर्जन है। तो इसमें यस सर। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल लोगे तो 3 आ जाएगी, है ठीक ना। है। और डाइक्रोमेट आयन में निकालोगे वही एक्स वाले मेथड से तो 6 आ जाएगी, ठीक है। ठीक है तो सर। 3 से 6 मतलब ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, इंक्रीज हो इंक्रीज रही इन है। ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है। हाँ तो ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्रोमियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्रोमियम इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन, ठीक है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। ठीक है। तो सिंपल है, यस मतलब सर। जिस भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो किसी रिएक्शन में यस सर। तो और ये बोल रिडक्शन रहे वाला भी सर। रिडक्शन उसका उल्टा है। वीडियो लेक्चर रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है सर। और ये ओल्ड डेफिनेशन एक बार सर दिखा दिए। तो अभी कहाँ थे इतनी देर से अरे सर मेरा लीव हो गया था सर, मैं नेटवर्क इशू आ रहा था। अरे यार तो ऐसा करना, वीडियो लेक्चर इसीलिए मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि अरे भाई एकदम सिंपल चीज है। ऑनलाइन में तो कनेक्शन ब्रेक हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, तो आप देख लेना उसमें, है ना। ठीक है सर। एक बार देख लेना, और नहीं आया तो पूछ लेना, बहुत आसान है वो, है ना, बहुत ठीक। सिंपल बात है, ठीक है। ऑक्सीडेशन एजेंट सब बता दिए सर। अब बताने ही जा रहे थे। ठीक है। हाँ ये मैं बताने जा रहा हूँ देखो हम लोग बात कर रहे थे बीमा एजेंट की, ठीक है। तो जैसे कोई बीमा एजेंट होता है तो बीमा एजेंट का काम होता है वो दूसरों का बीमा करता है, ठीक है। चाहे वो कोई भी किसी भी टाइप का बीमा करता हो तो उसको भाई टारगेट मिलते हैं बीमा एजेंट को, भाई तुम्हें 100 बीमा करने एक महीने में। तो वो हर व्यक्ति को इसी निगाह से देखते हैं कि इसको पकड़ के लाओ, इसका बीमा ही कर दे, ठीक है। तो मतलब देखो कहने का मतलब ये है कि जिस नाम के आगे एजेंट लग गया वो काम वो दूसरों के साथ करेगा, भले ही अपना एक भी बीमा ना कराया हो लेकिन दूसरों का जरूर करेगा वो। यस तो ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं
जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, है ना, उसके नाम के आगे ऑक्सीडाइजिंग है, मतलब इससे याद रखिएगा कि ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे लेकिन ये खुद रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि जब वो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहे होंगे तो उस समय उनका खुद क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की यही डिफिनेशन है, दोज एलिमेंट आयन मॉलिक्यूल विच ऑक्सीडाइजेस अदर एलिमेंट इन ए रिएक्शन, है ना, ऐसे एलिमेंट आयन या मॉलिक्यूल जो किसी दूसरे एलिमेंट को क्या करे, ऑक्सीडाइज करें, है ना, यहाँ पे ऑक्सीडाइज इंपॉर्टेंट है, तो दूसरे एलिमेंट को ऑक्सीडाइज करें लेकिन इटसेल्फ उनका क्या हो रहा हो, इटसेल्फ वो खुद रिड्यूस हो रहे हो, है ना, लेकिन उनका खुद का क्या हो, रिडक्शन हो रहा हो। तो ऐसे ऐसे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, और या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जगह ऑक्सीडेंट भी कई बार यूज किया जाएगा। ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, ऑक्सीडेंट कहीं लिखाओ या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखाओ, दोनों एक ही वर्ड है। ठीक है, तो इसको देखो किस तरह से, मान लो कोई रिएक्शन, ये मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में समझते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। जैसे ये पूरी रिएक्शन है, इसमें मुझे बताना है कि इसमें ऑक्सीडेंट कौन है और रिडक्टेंट कौन है। ठीक है, तो कैसे करेंगे एक बार आप लोग समझ लीजिए, बहुत आसान होता है ये। देखिए, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हर एक कंपाउंड में, जैसे पहले रिएक्टेंट साइड देखो, रिएक्टेंट साइड हर एक कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, बहुत बढ़िया। अब आप प्रोडक्ट साइड देखो कि यार Mn का कोई कंपाउंड कहाँ पे छुपा बैठा हुआ है, प्रोडक्ट साइड मैग्नीज का कहाँ पे कंपाउंड है, तो ये पहला ही मिल गया मुझे, ये बैठा हुआ मैग्नीज है ना। तो अब Mn की यहाँ पे निकालो प्रोडक्ट साइड, तो सल्फेट, हाँ सल्फेट -2 में होगा तो Mn2 में होगा। अब देखो Mn का खुद का क्या हो रहा है, तो Mn 7 से 2 में जा रहा है, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, कम हो रही है, यस सर। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है। और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है ना कि ऑक्सीडेशन नंबर कम होने का मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जो MnO4 में जो Mn है इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और जो खुद रिड्यूस हो रहा है वो दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, है ना, जो खुद रिड्यूस हो रहा है वो दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, तो उसका एक्शन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वो बिहेव कर रहा होगा। ठीक है, मतलब आप इसको ऐसे बोल सकते हो, देखो जिसका खुद का रिडक्शन हो उसी का उल्टा आप बोल देना, जो खुद रिड्यूस होगा वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, इसका मतलब उसका बिहेवियर इस रिएक्शन में एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये ऑक्सीडेंट की तरह यूज हो रहा है ना। वैसे भी आप लोगों ने पढ़ा होगा KMnO4 बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, अब इसमें अगर एक एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है तो कोई ना कोई ऑक्सीडाइज भी हो रहा होगा। अब ये देखना है कि ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है। अब जैसे KCl में देखो, तो KCl देखो, एल्कली मेटल पे तो डाउट करना भी पाप है, क्योंकि एल्कली मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होती है। तो यहाँ भी पोटेशियम +1 में होगा, यहाँ भी +1 में होगा, तो पोटेशियम तो नाइदर ऑक्सीडाइजिंग नॉन रिड्यूसिंग टाइप का है। अब क्लोराइड में देखो, क्लोराइड की यहाँ -1 और क्लोराइड यहाँ 0 में है, ये देखो पकड़ में आ गया, है ना। क्लोरीन -1 से 0 में जा रहा है, -1 से 0 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है घट रही है, तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है। और बेटा जो खुद ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने मतलब ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, और जो खुद ऑक्सीडाइज होगा वो दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, है ना। इसका मतलब यहाँ पे जो क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन, या देखो ऐसा भी बोल सकते हो कि वैसे तो क्लोराइड आयन ही ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, तो वैसे तो ये बोलना ज्यादा सही कि क्लोराइड आयन यहाँ पे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन जैसे आप ये कह दो, अगर मान लो कि किसी स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि KCl रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसको भी हम लोग नकार नहीं सकते, इसको भी सही मानना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसमें एक ही आयन ऐसा है जो जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है। पोटेशियम आयन तो वैसे ही ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब
कि किसी कंपाउंड में किसी एक आयन की अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है और बाकी किसी दूसरे की नहीं चेंज हो रही है, तो जो बिहेवियर उस आयन का होगा वही बिहेवियर पूरे मॉलिक्यूल का माना जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे क्लोराइड आयन बेटा क्या हो रहा है, ये क्लोराइड आयन रिड्यूस हो रहा है, मतलब इस ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब इसका नेचर है रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर ये लिखा हो कि क्लोराइड आयन इज ए रिड्यूसिंग एजेंट तो ये भी सही हो जाएगा, और अगर उसने लिखा है KCl इज बिहेव एज ए रिड्यूसिंग एजेंट तो ये भी सही हो जाएगा। तो वो दोनों का मतलब एक ही है एक तरह से, ठीक है। बोलो भाई। अच्छा, यस आप सर। आपको और इसमें देखो सेंट्रल एटम पे ही आप लोग चेक करा करना, क्योंकि सेंट्रल एटम की ही ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में भी चेक करने में कोई बुराई नहीं है, एक बार चेक कर लो। सल्फ्यूरिक एसिड की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आएगी +6, है ना। और सल्फ्यूरिक एसिड जहाँ बैठा है वो सल्फेट आयन में ही बैठा हुआ है, और सल्फेट आयन में सल्फर की +6 ही आती है। इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड नाइदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नॉर रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब इस रिएक्शन में ना तो सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ना तो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड नाइदर ऑक्सीडाइजिंग नॉर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा कौन सा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया KMnO4, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया KCl। KCl भी बोल सकते हो, क्लोराइड आयन भी बोल सकते हो, दोनों एक ही बात, ठीक है। बोलो भाई, ये बात समझ में आ रही? यस सर हाँ बोलो। सर, अगर ये पूछे कि किसी का किसका रिडक्शन हो रहा है तो सर सिर्फ हम लोग आयन की बात करेंगे ना। हाँ, अगर वो आयन परफेक्ट आयन के फॉर्म में बन रहा है तो आयन बोलने में कोई बुराई नहीं है। जैसे KCl आयनिक कंपाउंड है तो वो परफेक्टली Cl- आयन में डिसोसिएट हो जाएगा, तो बोल सकते हैं कि क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, और वही रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। क्लियर हो गया है ना। अब देखो जैसे ये सेकंड एग्जांपल, इसमें आप लोगों को ही बताना है मुझे, इसमें आपको बताना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। सर FeCl2 रिड्यूसिंग एजेंट है। FeCl2 रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑक्सीडाइजिंग सर ऑक्सीडाइजिंग का H2O2 है। H2O S2O2 ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो जाएगा H2, ठीक है। तो बिल्कुल सही बेटा, करेक्ट आंसर, है ना। तो इसमें FeCl2 में आयरन की आप निकालोगे, आयरन ही सेंट्रल एटम है, आयरन +2 में बैठा हुआ है, और प्रोडक्ट साइड आयरन देखा जाए तो +3 में चला गया, तो आयरन +2 से +3 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है। और बेटा जो खुद ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरों को रिड्यूस करेगा, मतलब ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। और हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये देखो H2O2, इसमें परऑक्साइड लिंकेज होंगे, अगर आप इसका भी स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझो तो इसमें दोनों ऑक्सीजन -1 में बैठे हुए हैं, तो ऑक्सीजन -1 में होता है परऑक्साइड में, ठीक है। और वो जा रहा है वाटर, वाटर में तो नॉर्मल ऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, तो -1 से -2, तो ये नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है, -1 से घट रहा है सर। -2 घट रहा है। तो ये मतलब कि इसमें किसी को डाउट होना नहीं चाहिए, मैं इसलिए थोड़ा स्ट्रेस दे रहा हूँ कि किसी को इसमें कंफ्यूजन नहीं हो जाए। निगेटिव में आप, निगेटिव में नंबर नंबर लाइन में पीछे जाओगे तो वैल्यू कम ही होगी, ठीक है, यस सर -1 से -2, तो इसका रिडक्शन हो रहा है, और जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, मतलब ये ऑक्सीडाइज है। और HCl में भी जब चेक करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि दो दो एलिमेंट ऑक्सीडाइज होने लगते हैं, कुछ रेयर केसेस में, ऐसा सभी में नहीं होता है ना, तो चेक कर लेना चाहिए हम लोग को। तो क्लोरीन में कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ भी Cl-1 में, यहाँ भी Cl-1 में, तो HCl यहाँ पे
मीडियम एसिडिक करने के लिए डाला जा रहा होगा, क्योंकि HCl एक एसिड है, लेकिन ये कोई ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया आपका FeCl2, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया नहीं उल्टा लिख दिया क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, रिड्यूसिंग हो गया FeCl। ठीक है, बस यही आंसर हो गया, है ना। तो ये इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, कई बार आपको ये सब बातें पूछी जाएंगी। अब जैसे रिडॉक्स रिएक्शन पे आते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? तो रिडॉक्स रिएक्शन आर दो रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस अकर साइमल्टेनियसली, है ना, ये हम लोग शुरुआत में पढ़ भी चुके थे। रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होता रहता है। जैसे एक मैंने ये एग्जांपल लिया हुआ है, सिंपल सा एग्जांपल है, जनरल एग्जांपल है, जिसमें A+B से कुछ बन रहा है C+D। ठीक है, और सपोज A से C जो बन रहा है वो ऑक्सीडेशन के थ्रू बन रहा है, और जैसे ये B D में जो कन्वर्ट हो रहा है ये रिडक्शन के थ्रू हो रहा है। तो इस तरह की जो रिएक्शन होंगी जिसमें किसी एक एलिमेंट का जैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, और किसी दूसरे एलिमेंट का या सेम उसका भी हो सकता है ना, रिडक्शन हो रहा हो, तो ऐसी सभी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में आती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है साथ ही साथ रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों प्रोसेस एक साथ अकर हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होता रहता है, ऐसी रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एक टर्म आता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी बेटा एक टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन ही होती है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ, इट इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ, it is a specific class of redox reaction। ये होती तो रिडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन उसी की एक पर्टिकुलर क्लास होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा होता है और सेम एलिमेंट ही रिड्यूस हो रहा होता है। ठीक है ना, जैसे A का ऑक्सीडेशन हो रहा है B में, है ना, और पता चला कि वही एलिमेंट रिड्यूस भी हो रहा है किसी C में। तो कभी ऐसा देखने को मिले आपको कि सेम एलिमेंट का ही ऑक्सीडेशन हो रहा हो और सेम एलिमेंट का ही रिडक्शन हो रहा हो, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, है ना। इसके बहुत सारे एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं पूरी केमिस्ट्री में। ठीक है, ये तो डेफिनेशन मैंने लिखी, हाँ नोट कर ऊपर करिए सर। तो नोट करने का टाइम ही नहीं मिलता सर। थोड़ा सा ऊपर करिए। नहीं, नोट कर लीजिए बेटा। सर ऊपर आप डेफिनेशन, सर आप ऊपर डेफिनेशन में ऑक्सीडेशन लिखे हैं रिडॉक्स रिएक्शन की, कार्ल्ड नहीं कार्ल्ड रिडॉक्स रिएक्शन yes, वो जल्दीबाजी में लिख दिया होगा, कार्ल्ड रिडॉक्स, है ना। कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ऐसे कोई मुझे इतनी जल्दीबाजी नहीं है, आराम से आप समझिए, नोट भी कर लीजिए। अब ये चैप्टर थोड़ा बहुत वैसा है, बेसिक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि काफी चीजें आप लोगों ने पढ़ रखी होंगी इसमें, इसलिए थोड़ा सा मैं है ना जल्दी चल, मतलब कि क्वेश्चन कराने में जैसे चल रहे हैं सही है ना, मतलब मेरा फोकस ये कि क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा हो जाएं, थ्योरी बस एक बार आप देख भी लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं जल्दी कर रहा हूँ। बाकी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो इतने में। ठीक है, नोट हो गया डिस्प्रोपोर्शनेशन। यस सर। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन में देखो डेफिनेशन क्या कह रही है, व्हेनेवर सेम एलिमेंट
involved in oxidation as well as reduction simultaneously. तो कभी भी सेम एलिमेंट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों में इन्वॉल्व होने लगे साइमल्टेनियसली, तो एक ही साथ, मतलब वो वही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी रहा हो, साथ ही साथ वही एलिमेंट किसी दूसरे प्रोडक्ट में रिड्यूस भी हो रहा हो। तो इस तरह की जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है इन्हें ही हम लोग डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, यस सर। अब जैसे एग्जांपल कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एक ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाटर में कन्वर्ट हो रहा है और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल बन जाएगा। कैसे? जैसे देखो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालोगे तो -1 आएगी, है ना। लेकिन अब जरा प्रोडक्ट साइड देखो, जरा प्रोडक्ट साइड वाटर में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर देखो तो वो आ रही है -2। ठीक है ना। इसका मतलब -1 से -2 जाने में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब H2O2 के मॉलिक्यूल जब वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं तो वो रिड्यूस होके कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन H2O2 O2 में जब निकालोगे तो 0 आएगी, क्योंकि O2 एलिमेंटल स्टेट में है। तो H2O2 जब O2 में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। -2 से 0 मतलब ऑक्सीडेशन, -1 से 0 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है ना। इस रिएक्शन में H2O2 जो है वो क्या हो रहा है, डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये बोला जाए कि इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड विल गेट्स डिस्प्रपोर्शनेट, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा कि इनकरेक्ट होगा? क्या सर? है ना, अगर ये बोला जाए हाइड्रोजन पेरोक्साइड विल गेट्स डिस्प्रपोर्शनेट, सही है सर। है ना, तो सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है। ठीक है, डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है वो। तो इस तरह के और भी कई सारे एग्जांपल आप देख सकते हो। जैसे आपने ये रिएक्शन 100% पढ़ी होगी, ये काफी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। क्लोरीन में जब हम लोग डाल देते हैं NaOH, ठीक है, हॉट एंड कंसंट्रेट NaOH, हॉट एंड कंसंट्रेट, तो ये बना देता है सोडियम क्लोराइड प्लस सोडियम क्लोरेट प्लस वाटर। ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन का डिस्प्रपोर्शनेशन होता है। इस रिएक्शन में आप देखिए क्लोरीन का क्या हो रहा है, डिस्प्रपोर्शनेशन। कैसे हो रहा है? जैसे क्लोरीन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर देखिए रिएक्टेंट साइड तो 0 आ रही है। अब क्लोराइड आयन में देखिए तो -1 आ रही है। 0 से -1 मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। नहीं, 0 से -1 रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन यस हो रहा सर। है ना। यस सर, कम हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। 0 से -1 तो रिडक्शन, रिडक्शन। लेकिन है ना, रिडक्शन हो रहा है। लेकिन अगर इसका जो सेकंड प्रोडक्ट है सोडियम क्लोरेट, इसमें क्लोरीन की जब आप निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर तो वो +5 आएगी सर। +5, है ना। इसका मतलब क्लोरीन -0 से -1 जाने में तो रिड्यूस हो रहा है, लेकिन सोडियम क्लोरेट में देखा जाए तो वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे क्लोरीन का डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हम लोग पढ़ते हैं। एक आपने व्हाइट फास्फोरस से फॉस्फीन बनाना सीखा होगा। व्हाइट फास्फोरस में अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर दें तो फॉस्फीन गैस का फॉर्मेशन होता है प्लस सोडियम हाइपोफॉस्फेट बनता है ना। तो ये रिएक्शन भी एक तरह की कैसी रिएक्शन है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है।
इसमें फास्फोरस को आप देखोगे ना कि फास्फोरस डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक नेम रिएक्शन पढ़ी होगी, कैनिजारो कैनी रिएक्शन। सर यस सर, पढ़िए सर। सर नाम सर, सुना है सर, कैन- लेकिन याद नहीं आ रहा। सर फॉर्मल्डिहाइड लेंगे सर, 2 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। हाँ गुड, उसमें 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं, या फिर कोई भी ऐसा एल्डिहाइड ले लो जिसके बाद अल्फा हाइड्रोजन ना हो, बेंजल्डिहाइड। और उसमें सर बेस लेते हैं 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाँ स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड बेस लेते हैं, और उसको लेने पे उसका 1 मोल ऑक्सीडाइज हो जाता है ना। जैसे फॉर्मल्डिहाइड लोगे तो फॉर्मिक एसिड बना देगा, और 1 मोल रिड्यूस होके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो भी एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, मतलब कैनिजारो रिएक्शन भी एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, तो कहीं पे लिखा हो कैनिजारो रिएक्शन इज ए डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, तो आप समझ जाइएगा कि ये स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है ना। तो मतलब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक हम लोग ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं कि कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे भी क्वेश्चन दिए जाएंगे कि आपको 3-4 कंपाउंड दे दिए जाएंगे, ठीक है, और पूछा जाएगा बताओ इसमें कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है ना। ये कैसे हम लोग पहचानेंगे? देखो, ये हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर ए पर्टिकुलर सब्सटेंस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। ये कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कंपाउंड गिवन कंपाउंड में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो उसको पहचानने का क्या तरीका होता है? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी कंपाउंड दिए हुए हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे सेंट्रल एटम की। ठीक है, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इन गिवन सब्सटेंस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेंगे सेंट्रल एटम की। उस मॉलिक्यूल में जो भी सेंट्रल एटम होगा उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर जो आपने निकाली है सेंट्रल एटम की, अगर वो उस एलिमेंट के मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर आने लगे, है ना। अभी हम लोगों ने रूल पढ़े थे ना कि जैसे सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, तो सल्फर 16 ग्रुप का होता है, तो इसकी +6 हो जाएगी और मिनिमम -2 हो जाएगी, है ना। यस सर। तो आपने जो ऑक्सीडेशन नंबर निकाली है, अगर वो उस एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर है, तो बोलेंगे कि वो एलिमेंट केवल और केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही बिहेव करेगा, है ना। दैट एलिमेंट ओनली एक्ट्स एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अगर मैक्सिमम के बराबर है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो, अगर वो पहले से ही मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में बैठा हुआ है तो उससे और ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर में वो जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपनी पहले से ही मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में प्रेजेंट है। इसका मतलब वो बस रिड्यूस हो सकता है अपनी रिएक्शन में, वो एलिमेंट बस क्या हो सकता है, अपने से कम ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है। और अगर कोई एलिमेंट खुद रिड्यूस होगा तो उसका बिहेवियर कैसा आएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, है ना। तो इससे ये आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा, ये कंपाउंड ओनली केवल और केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, है ना। ऐसा तब होगा जब उसकी ऑक्सीडेशन नंबर उसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर के क्या आ रही, बराबर आ रही है। अच्छा, इसी का जस्ट उल्टा केस देखें कि अगर उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर उसके मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर आ रही है, तो बोलेंगे कि वो एलिमेंट केवल और केवल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, है ना। मिनिमम के बराबर आ रही तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। और अगर इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर, इंटरमीडिएट मतलब कि मैक्सिमम और मैक्सिमम के मिनिमम के बीच में कोई भी आ रही है ना, इन बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम बीच में कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर आ रही, तो उसको इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे। और उस केस में वो एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो सकता होगा, है ना, ऑक्सीडाइज होके मैक्सिमम तक जा सकता होगा। मतलब ऑक्सीडाइज होगा तो खुद उसका बिहेवियर कैसा आएगा, रिड्यूसिंग। और अगर
रिड्यूस होके मिनिमम में जाएगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग की तरह बिहेव करेगा, तो वहां पे उसका बिहेवियर ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग दोनों की तरह वो बिहेव करेगा। ठीक है, तो वो एलिमेंट बोलेंगे, वो जो भी कंपाउंड होगा या एलिमेंट जो भी होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट वो दोनों की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग बात है कि अगर कोई एलिमेंट ऑक्सीडाइज रिड्यूस दोनों हो सकता है और एक ही रिएक्शन में अगर वो होने लगे, इसका मतलब वो क्या होने लगेगा, Disproportional. डिस्प्रपोर्शनेट होने लगेगा। यस सर। हाँ, इसका मतलब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन केवल वही एलिमेंट दिया करेंगे जो अपनी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर में हुआ करेंगे, है ना। तो ये सारी बातें हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन में इसको अप्लाई करके देखते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने, विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली एक्ट्स एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। देखो इसमें मैंने सल्फर के कुछ कंपाउंड लिए हुए हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, H2S और H2H2O3, और आपसे बोल रहा है कि बताओ इसमें कितने ऐसे एलिमेंट हैं सल्फर के जो ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रही है, है ना। बताइए, आप अटेम्प्ट करिए इसको जरा। सर 1 और 4। 1 and 4 है ना, ठीक है, बहुत सही, करेक्ट। ठीक है, तो केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बेटा वही एक्ट करेंगे जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर के मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होगी, और सल्फर बराबर वैसे की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 होती है होती है। तो हमें ये देखना होगा कि किसमें किसमें सल्फर 6 में बैठा हुआ है। तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड में निकालोगे तो फर्स्ट 6 में में और ही आएगी, फोर्थ। है ना। हाँ, H2SO3 में निकालेंगे तो बेटा 4 आएगी। तो ये ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह नहीं बिहेव करेगा, ये तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह बिहेव करेगा। SO2 में बेटा 4 आएगी निकालने पे, तो ये भी दोनों की तरह बिहेव 4 करेगा, है ना। 4 वाले में ये 6 आ जाएगी, SO3 में 6 आ जाएगी, तो ये भी -2 आंसर हो जाएगा। तो 2 आंसर तो पकड़ में आ गए, 1 और 4। H2S में मिनिमम के बराबर आ रहा है, तो H2S तो -2 केवल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही बिहेव करेगा रिडॉक्स रिएक्शन में, है ना। तो ये वाला गलत हो गया। और इसमें +2 आ रही है, +2 तो इंटरमीडिएट है ना, तो ये भी दोनों की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब इसमें 2 ही आंसर है ना, 2 आंसर हो जाएगा इसका। मतलब कि 1 और 4 अगर इंटीजर टाइप में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें ये पूछा जाता है कि बताओ इसमें कैसे एलिमेंट, कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकते हैं। सल्फर के कितने कंपाउंड ऐसे हैं जो सर 4 डिस्प्रोपोर्शनेशन 3 सर। 4 2 2 2 है ना। हाँ, 3 सर, यस सर। है ना, 3 हो जाएगा। +2 तो भी आएगा। क्योंकि एक -2 है एक तो वो इसमें तो 2 वही 3 रहेगा 6 सेकंड वाला हम्म। के लिए। हाँ नहीं, सेकंड वाला डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। सल्फर अपनी फिफ्थ वाला नहीं होगा। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर में, तो ये फर्स्ट वाला फोर्थ भी हो दोनों के जाएगा, बीच में आ रहा है। ये भी हो जाएगा, ये भी आ रहा है। हाँ, तो डिस्प्रोपोर्शनेट वाले वही होते हैं जो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहे हो, वो कंपाउंड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दे देते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर 3 हो जाएगा। तो ये सब बेसिक बातें हैं, है ना, समझ में आया नहीं आया। अच्छा बताओ, इसमें अगर पूछे कि ओनली रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है इनमें से, ओनली रिड्यूसिंग एजेंट, फिफ्थ वाला। है ना, तो वो 5th वाला हो जाएगा, H2S। H2S केवल बेटा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही बिहेव करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। इसका यूज हम लोग रिएक्शन में भी आगे करेंगे। अभी जब जैसे हम लोग S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक की रिएक्शन पढ़ेंगे
तो वहां पे कई जगह इन सब छोटे छोटे पॉइंट से आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए या क्या नहीं बनना चाहिए। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार ऐसा भी होता है कि हमें आंसर नहीं पता होता है ना। बहुत कई बार होता है कि आपको एग्जैक्ट रिएक्शन नहीं याद है, लेकिन आपको अगर ये सब मेथड्स पता है तो इनसे आप आंसर एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे 4 में से 3 आंसर आपने एलिमिनेट कर दिए तो आप करेक्ट आंसर वैसे ही आपको पता लग जाएगा कि हाँ फिर यही होना चाहिए। नहीं, मेरी बात समझ आ रही है? तो ये सब जो रूल हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, इसका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत वास्ट एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, है ना। अभी ये बहुत छोटी छोटी बातें लग रही, लेकिन आगे चल के ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने ऐसे दिया था बच्चों को होमवर्क के लिए, है ना, तो ये आप लोग भी अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ये मैं करा ही चुका हूँ वैसे, CRO 5 वाला, तो इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। इसके बाद आ जाओ हाँ बैलेंसिंग पे, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखो रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग कैसे करते हैं, ठीक है। बैलेंसिंग और रिडॉक्स रिएक्शन, तो रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग के लिए वैसे 2 मेथड सजेस्ट किए गए। एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होता है, वैसे यही वाला मेथड सबसे मेन है ना। आप लोग ये बस एक ही मेथड अच्छे से याद मतलब समझिएगा। इससे कोई भी रिएक्शन है, कैसी भी रिएक्शन है, हर तरह की रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। ये सबसे मेन मेथड है। और वैसे तो पढ़ाने को तो ये भी पढ़ा दिया जाता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, लेकिन वही है कि 11th में तो ठीक है, 11th वाले बच्चों को पढ़ा दो तो चल जाता है, लेकिन आप लोगों के लिए तो बेटा यही वाला सही है। क्योंकि क्वेश्चन कैसा भी आएगा इससे जरूर हो जाएगा आपका बैलेंस, ठीक है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कई बार फंस जाता है मामला उसमें, ठीक है, मतलब कि उसमें आंसर कई बार आपको लगेगा कि इससे आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बेटर है कि आप इसी को अप्लाई करेंगे। हम लोग मतलब इसी पे प्रैक्टिस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पे। ये यूनिवर्सल मेथड है। देखो इसमें कैसे करते हैं बैलेंसिंग, तो उसके कुछ रूल्स हम लोग पढ़ेंगे, रूल्स ऑफ बैलेंसिंग फॉर रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं, ठीक है। जिसमें पहला रूल जो है, मतलब कुछ रूल है या स्टेप बोल सकते हो, एक ही बात है। सबसे पहले जो स्टेप होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ ऑल स्पेसीज इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। पहला स्टेप ये बोलता है कि जो भी आपको रिएक्शन दी गई है, रिडॉक्स रिएक्शन जिसको आपको बैलेंस करना है, उसमें जितने भी स्पेसीज हैं सभी का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकाल लेंगे। स्पेशली सेंट्रल एटम का ही निकालेंगे, क्योंकि सेंट्रल एटम ही वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं और उन्हीं के ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मैक्सिमम केस में होते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखे होंगे उसमें सेंट्रल एटम का क्या निकाल लेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ये पहला स्टेप होता है। अभी आप लोग रूल पहले एक बार समझ लीजिए और फिर मैं इसको अभी करके दिखाऊंगा, अभी मतलब डेमो भी दे के दिखाऊंगा कि कैसे इसको अप्लाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन एक बार पहले आप सारे स्टेप एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो पहला स्टेप समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट हैं सभी का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे सेंट्रल एटम का। फिर स्टेप 2 में क्या करते हैं, स्टेप 2 में देखो अच्छा एक बात बताओ, आप लोग सब्जेक्टिव पेपर देने जा रहे हो कि ऑब्जेक्टिव पेपर? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो दोनों होगा। ये दोनों होगा, ऑब्जेक्टिव दोनों नहीं सर, ऑब्जेक्टिव 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 होगा सर। बोर्ड में भाई देना है आईआईटी का, तुमको अभी। आईआईटी का पेपर तो केवल ऑब्जेक्टिव हो गया है जैसे ठीक है। न्यूमेरिकल बोर्ड भी वैल्यू देना होगा। होगा। हाँ, तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखो ये जो स्टेप मैं पढ़ा रहा हूँ ये बेटा वैसे सब्जेक्टिव मेथड होता है। ये जो रूल हम लोग पढ़ रहे हैं सब्जेक्टिव मेथड है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पहले सब्जेक्टिव मेथड समझ लेंगे और फिर मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बताऊंगा, उसी सब्जेक्टिव मेथड को जल्दी करने का तरीका बताऊंगा। मतलब हम लोग लगाएंगे ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम लोग का इतना टाइम होता नहीं है ऑब्जेक्टिव में कि आप लोग एक एक लाइन एक एक स्टेप करने बैठोगे।
है ना, बैलेंसिंग के लिए। लेकिन एक बार इसको समझ लीजिए, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव मेथड है वो इसी स्टेप से बनेगा, लेकिन उसमें कई सारे स्टेप हम लोग रिड्यूस कर देंगे, मतलब उनको हम लोग बहुत जल्दी स्टेप करेंगे, मतलब है ना। तो पहले एक बार लेकिन इसको पढ़ लीजिए आप लोग। जैसे स्टेप 2 है, स्टेप 2 क्या करते हैं कि हम लोग रिएक्शन को 2 पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट द गिवन रिएक्शन इन 2 हाफ रिएक्शन, मतलब हम लोग अपना काम थोड़ा आसान करते हैं। एक बड़ी सी रिएक्शन को बैलेंस करने की बजाय उसको 2 हाफ रिएक्शन में ब्रेक कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। और उन 2 हाफ रिएक्शन को अलग अलग बैलेंस करते हैं। उसमें एक हाफ रिएक्शन होती ऑक्सीडेशन वाली, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और उसमें दूसरी जो हाफ रिएक्शन होती है वो रिडक्शन वाली होती है, ठीक है ना। बोलो भाई, कितनी बात आई समझ में? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ तीसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग 2 हाफ रिएक्शन में स्प्लिट कर देते हैं अपनी रिएक्शन को, तो उसमें सबसे पहले हम लोग सेंट्रल एटम को पकड़ पकड़ के बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस द सेंट्रल एटम इन बोथ हाफ रिएक्शन, वो दोनों हाफ रिएक्शन में सेंट्रल एटम को बैलेंस करना होता है, ठीक है। अभी आप लोगों से मैं पूछूंगा भी कि क्या स्टेप है ना। लेकिन एक बार पहले आप समझते चले जाइए, क्योंकि ये स्टेप आपको बिल्कुल माइंड में रखने होंगे कि पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक है। तो उसमें कभी गलत नहीं होगा आपका। तो जब हम लोग हाफ रिएक्शन बना लेंगे, तो हाफ रिएक्शन बनाने के बाद सेंट्रल एटम को बैलेंस करेंगे, ठीक है, सबसे पहले। फिर क्या करते हैं स्टेप 4 में, सेंट्रल एटम जब बैलेंस हो जाता है तो हम लोग नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। फाइंड द नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के लिए ऑक्सीडेशन नंबर का नेट चेंज कितना आ रहा है वो निकाल लेते हैं दोनों हाफ रिएक्शन में। मतलब जो आपने 2 हाफ रिएक्शन बनाई है, दोनों में अलग अलग यही काम करेंगे। सेंट्रल एटम के लिए ऑक्सीडेशन का नेट चेंज निकालेंगे, ठीक है। अब ये नेट चेंज होता क्या है, कैसे निकालते हैं, देखो। तो नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम। तो पहले हम लोग एक एटम के लिए निकाल लेंगे कि कितने का चेंज आ रहा है पर एटम, और ठीक है, उसमें जो भी रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट में उस एटम की एटॉमिसिटी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब उसमें देख लेंगे कि उस एटम की एटॉमिसिटी क्या है ना, और उस एटम की एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इससे हमें क्या मिल जाएगा, नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सर और ये यही एटॉमिसिटी कैसे पता चलेगी? हाँ देखो, ये अभी एग्जांपल में बताऊंगा मैं, है ना। तो ये निकालना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर इसमें गड़बड़ हो गई तो पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है, ठीक है। इसलिए ये वाला पॉइंट आपको मैं कई सारे एग्जांपल दे के समझाऊंगा, है ना। देखो, जैसे ये पहला एग्जांपल जैसे मैं ले रहा हूँ, इसमें डाइक्रोमेट आयन जैसे सपोज क्रोमिक आयन में कन्वर्ट हो रहा है। मान लो ये हाफ रिएक्शन आपकी बनी, ठीक है। जो भी रिएक्शन है उसमें एक हाफ रिएक्शन ऐसी बन गई। तो इसमें हम लोग नेट चेंज कैसे निकालेंगे, तो पहले हम लोग देखो, इसमें क्रोमियम जो है वो क्या है, सेंट्रल एटम है। क्रोमियम क्या है, सेंट्रल एटम, ठीक है। और सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +6 आएगी। इसमें क्रोमियम की आप निकालोगे तो ये तो वही एक्स वाले मेथड से करिएगा, 6 आ जाएगी, है ना। अच्छा, अब जरा प्रोडक्ट साइड, तो देखो प्रोडक्ट तो अकेला क्रोमिक आयन है तो +3 है, तो मैंने इधर +3 लिख दिया। अब देखो क्रोमियम 6 से 3 में जा रहा है, क्रोमियम रिडक्शन हो रहा है। की ऑक्सीडेशन नंबर 6 से 3 जा रहा है, हाँ रिडक्शन। तो रिडक्शन, हाँ रिडक्शन तो हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि एक क्रोमियम एटम के लिए कितने का चेंज है, 6 से 3 मतलब कितने का चेंज है, है ना। चेंज हमेशा पॉजिटिव बोलना है, ठीक है। मतलब बड़े नंबर में छोटा नंबर माइनस करना है हमेशा। तो 6 - 3 करेंगे तो चेंज आ रहा है 3 का। लेकिन अब देखो रिएक्टेंट साइड, देखो क्रोमियम की एटॉमिसिटी कितनी है, 2। तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखना, ये इसे मैं बोल रहा हूँ एटॉमिसिटी, है ना। पहले मैंने एक क्रोमियम के लिए चेंज निकाला, फिर से समझो, देखो एक क्रोमियम के लिए चेंज आया बेटा 3 का, है ना, क्योंकि 6 से 3 जा रही है ऑक्सीडेशन नंबर
3 का चेंज है, लेकिन ये जो चेंज आ रहा है वो एक क्रोमियम एटम के लिए आ रहा है, और रिएक्टेंट साइड जो क्रोमियम का कंपाउंड है उसमें क्रोमियम की एटॉमिसिटी क्या है, 2 है, मतलब टोटल 2 क्रोमियम एटम है। तो एक क्रोमियम के लिए 3 का चेंज है, तो 2 क्रोमियम के लिए नेट चेंज आएगा 6 का। बोलो भाई। यस सर। तो यस सर। ये जो हाफ रिएक्शन मैंने ली है, इसमें नेट चेंज आ रहा है 6 का, है ना। इसमें कोई डाउट हो तो अभी भी पूछ सकते हो, कोई भी चीज ना समझ में आ रही हो, और अगर समझ में आ गया है तो फिर इस वाली हाफ रिएक्शन में आप लोगों को ही बताना है मुझे, इसमें सल्फर में नेट चेंज कितना आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में। हाँ, कितना बताया बेटा? सर 2। 2 का ना, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, 2 का आएगा। है ना, देखो सल्फर सर की 2 अगर यहाँ ऑक्सीडेशन, हाँ सर 2 का 2 चेंज। आएगा बिल्कुल, है ना, बिल्कुल सही, करेक्ट। 2 आ रहा है, मतलब बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग, है ना। जैसे सल्फर यहाँ पे देखो तो सल्फर है, सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर 2.5, ठीक है। फ्रैक्शनल आ रही, अच्छा फ्रैक्शनल आए तो उसमें घबराने की बात नहीं है, फ्रैक्शनल से भी चेंज आएगा तो सही, वो चेंज सही आता है ना। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आने के आए तो उससे कोई परेशानी वाली बात नहीं, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर उससे सही आता है। तो देखो सल्फर यहाँ 2.5 में है, यहाँ सल्फर 2 में, तो 2.5 से 2 का मतलब एक सल्फर के लिए चेंज आ रहा है 0.5 का, लेकिन सल्फर है कितने टोटल? सर 4। 4, है ना। सर लेफ्ट अच्छा साइड, एक आपको, हाँ इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.45 इंटू 4, ये हो जाएगा 2 का चेंज। 2। अच्छा एक बात आपको और यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, देखो इसमें कुछ टिपिकल केसेस में एक बात आपको मैं बताता हूँ, देखो जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में देखो 6 से 3 का चेंज, ठीक है। फिर क्या किया करो, देखो अभी जैसे मैं कह रहा हूँ कि एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो सिंपल टाइप के एग्जांपल इनमें तो चल जाएगा, लेकिन आपको मैं एक ऐसा तरीका बताता हूँ कि ये तरीका हर तरह के केस में एप्लीकेबल है, जैसे चाहे कैसा भी स्ट्रक्चर हो, कैसा भी कंपाउंड ना दिया हो, उसमें क्या बोलते हैं, देखो उसमें बोलते हैं दोनों तरफ आप देखो क्रोमियम की एटॉमिसिटी, एक तरफ ना देखो, रिएक्टेंट साइड देखो तो 2 आ रही है ना, और इधर क्रोमियम की एटॉमिसिटी कितनी है, 1 है, ठीक है। यस सर। और 2 और 1 का 2 और 1 का एलसीएम ले लो, 2 और 1 का एलसीएम बताओ कितना आएगा? 2। 2। 2 ही आएगा, और जो एलसीएम आए उससे मल्टीप्लाई करो, तो ये इससे कभी गलत नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? वैसे यस सर। ज्यादातर केस में वो केवल रिएक्टेंट साइड से ही सही आएगा, लेकिन कुछ ऐसे एक दो, मतलब 100 एग्जाम्पल में 1-2 एग्जाम्पल ऐसे भी टकरा सकते हैं जिसमें इससे गलत आने लगेगा, तो ये ध्यान रखना। अच्छा जैसे सर, देखो इस वाले एग्जाम्पल, जब डाउट यहाँ हो तो हाँ दोनों तरफ की एटॉमिसिटी निकाल ले, एलसीएम लेके हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात बोली, जो डाउट लगे तो उसमें चेक करने में कोई बुराई नहीं है। जैसे इसी एग्जांपल में देख लो कि इसमें सल्फर 4 है, इधर 2 है, और 4 और 2 का एलसीएम आ रहा है 4, तो यहाँ तो वो 4 वाला सही आएगा, मतलब यहाँ पे वो गलत नहीं था, वो बिल्कुल सही आ रहा था। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जिसमें केवल रिएक्टेंट साइड वाला जो नंबर होगा, जरूरी नहीं कि वही नेट आए, ठीक है, तो उसमें चेक कर लेना, उसमें चेक करके करना, अच्छा सर, ये जो ठीक है। ओ की मतलब ओ के ऊपर जो चार्ज है 2 माइनस, जब निकालते हैं तो हाँ उधर इक्वल टू -2 रहता
हाँ हाँ, वो -2 तो जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे ना एक्स वाले मेथड से, तो वो यस उसी सर के यस सर, बराबर तो -2 बराबर रहेगा ना कर सर? देते हैं। हाँ, वो -2 लेना पड़ेगा, ओके सर। है ना। अच्छा, एक जरा अब ये बताओ भाई, ये वाला बता दो तो मैं समझ जाऊंगा कि अब तुम लोग को आ गया ऐसे ही। ऑक्सीलेट आयन CO2 में जा रहा है, कितना चेंज आ रहा है ऑक्सीडेशन में? नेट चेंज बताना है, नेट चेंज। तो 2 का हाँ, 2 का आएगा, सही। यस इसमें सर 2 2 का का आएगा आएगा। सर। इसमें बिल्कुल 3 से सही। 4 हो जा रहा है, बढ़ रहा है, यस सर, इंक्रीज हो रहा है। +3 और +4। हाँ, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, सही करो। तो 3 से 4 जा रहा है, तो एक कार्बन के लिए तो 3 से 4 मतलब एक का चेंज है। अब हमें एटॉमिसिटी देखने के नेट लिए चेंज इधर 2 है। कार्बन 2 और इधर 1 और 2 और 1 का एलसीएम 2 ही आ रहा है। इसका मतलब मुझे 2 से ही मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। तो ये आएगा 1 into 2 अल्टीमेटली 2, है ना। जो नेट चेंज आएगा वो 2 का आएगा, ठीक है। यस सर यस। है ना। ये बस ये बैलेंसिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो यही है ना। आपको ये समझ में आ गया तो फिर एक भी रिएक्शन में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे? हम लोग स्टेप 4 में पहुंच गए थे। स्टेप 4 में क्या करते हैं? फाइंड द नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इन बोथ हाफ रिएक्शन। इन दोनों हाफ रिएक्शन में नेट चेंज निकाल लेते हैं, और फिर अगले स्टेप में क्या करते हैं? उस नेट चेंज को क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है ना। अगला स्टेप क्या कर रहा है? क्रॉस मल्टीप्लाई बाय नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन बोथ हाफ रिएक्शन, है ना। जैसे पहली हाफ रिएक्शन में 2 का चेंज आया, दूसरी हाफ रिएक्शन में 3 का, तो उसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जो चेंज पहले में आया उसका दूसरे में करेंगे, जो दूसरे में आया उसको पहले में कर देंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे और साथ में दोनों हाफ रिएक्शन को अब आपस में ऐड करके एक कंप्लीट रिएक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक नहीं है। सर, नहीं समझ क्रॉस में आया मल्ट सर, नहीं समझ में आया सर ये। ऐसा नहीं समझा सर है? एक एग्जांपल लेके सर। तो फिर से बताइए इसमें। हाँ हाँ, देखो ये एग्जाम्पल एक मैं करता हूँ साथ साथ, है ना। तो जल्दी समझ में आएगा आपको। देखो, जितना हम लोग ने पढ़ लिया उतने स्टेप तो हम लोग कर ही सकते हैं। यस जैसे सर ये हाँ। रिएक्शन है, इसको मुझे बैलेंस करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले इस रिएक्शन को 2 हाफ रिएक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इसको 2 हाफ रिएक्शन में कन्वर्ट कर दो। तो देखो, इसमें एक हाफ रिएक्शन बनेगी, उसके लिए क्या करो? ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ऑक्सीडेशन नंबर Mn की ठीक है निकालो, सर हाँ। +7 आ रही है, और इधर Mn की 2 आ रही है। ठीक तो जिसमें जिसमें चेंज आए उसको उसको हाफ रिएक्शन में लिखते जाओ। ठीक सर। तो Mn पहली हाफ रिएक्शन में लिख दूंगा MnO4 माइनस, और ये जा किस में रहा है? Mn2 प्लस, ठीक है। और इसमें दूसरी हाफ रिएक्शन कार्बन का ऑक्सीलेट आयन और CO2 में बन जाएगी। भाई, कार्बन का कंपाउंड कार्बन में ही जाएगा, ठीक है। ये तो अंडरस्टूड है। इसमें क्या से आप ऐसे भी देख सकते हो, भाई कार्बन का कंपाउंड कार्बन में जाएगा, ठीक है। तो ये 2 हाफ रिएक्शन बन गई, है ना। अच्छा, H+ आयन और वाटर को मत लिखना, क्योंकि H+ आयन और वाटर में ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हो नहीं रहा है। हाइड्रोजन में +1 है और यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ भी +1 है, तो दोनों जगह +1 में, इसलिए उसको मत लिखना। तो इसमें बेटा 2 ही हाफ रिएक्शन बनी, यस सर। ठीक है। यस सर। अब क्या करेंगे? सबसे सबसे पहला काम होता था कि हमें सेंट्रल एटम बैलेंस करना होता था। अब इसमें सेंट्रल एटम Mn है। अब वो दोनों तरफ बैलेंस ही है, दोनों तरफ एक ही एक Mn है ना। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सेकेंड हाफ रिएक्शन है, इसमें कार्बन बैलेंस नहीं है। कार्बन सेंट्रल एटम है, लेकिन यहाँ कार्बन 2 है, यहाँ कार्बन यस 1 है। सर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर से, है ना। सेंट्रल एटम बैलेंस ठीक है करना, सर, बैलेंस्ड ठीक होगा। है। फिर हम लोग
ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज निकाल लेंगे, तो बताओ पहली वाली में कितना आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज? 5 का। है ना, 5 का आ रहा है, ठीक है। और दूसरी में कितना आ रहा है? ये दूसरी अभी आप में लोगों ने निकाला है, 2 का है। +3 से +4, राइट 3 बंद का। कर लो अपना यार। यस सर 2 का। 2 का है ना। Increase कर दो ये सर अभी इसमें। यही वाला तो एग्जांपल है जो अभी हमने लिया था वो। देखो ये वाला ऑक्सिलेट CO2 में जा रहा है, तो इसमें एक कार्बन के लिए 1 का चेंज है, लेकिन 2 कार्बन के लिए नेट चेंज आ रहा है 2 का, है ना। बोलो भाई। अब ये जो चेंज आ रहा है ना, इसको हम लोग क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब जो रिडक्शन की हाफ रिएक्शन में जो चेंज आया है 5 का, उसको ऑक्सीडेशन की हाफ रिएक्शन में मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो 2 आ रहा है ऑक्सीडेशन में, उसको रिडक्शन में, और दोनों को ऐड कर देंगे। अब इन दोनों को ऐड करके लिख दो जरा, तो ऐड करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ सर ये MnO4 जो 5 माइनस, और 2 है ये नेट चेंज आया है। हाँ 5 और 4 ये नेट हाँ। चेंज है 5 और 2, ठीक है सर। है ना। जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वो नेट चेंज का ही करेंगे, ठीक है ठीक है। सर। तो ये इतना आपने काम कर लिया, है ना। मतलब थ्योरी में हम लोग इतना पढ़ चुके हैं यहाँ तक, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, अब देखो इतना काम करने के बाद होता क्या है कि अब वो देखो सेंट्रल एटम सारे बैलेंस हो चुके होते हैं। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं ना, तो सेंट्रल एटम बैलेंस हो जाते हैं। अब बचते हैं क्या, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो उसको बैलेंस करना बहुत आसान होता है। देखो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए रूल क्या है, अगला जो रूल होता है, बोलते हैं फॉर द बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम एड वाटर मॉलिक्यूल ऑन ऑक्सीजन डिफिशिएंट साइड। बोलते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। और वाटर मॉलिक्यूल हम लोग उस साइड ऐड करेंगे जहां पर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी, मतलब जिस साइड ऑक्सीजन कम होंगे, है ना, उधर हम लोग वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे, ठीक है। सर कहीं स्टेप ऐसा 6 बता दिया क्या आपने? है कौन सा सर स्टेप 6 बता दिया। स्टेप 6 में क्या है? अच्छा स्टेप 6, हाँ देखो स्टेप 6 कोई इतना कोई वैसा नहीं है। जैसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, ठीक है। फिर बैलेंस दोज एलिमेंट एक्सेप्ट सेंट्रल एटम विच आर इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, विच आर नॉट इन्वॉल्व होगा। हाँ वही मैं इन्वॉल्व वाले तो हम लोगों ने कर ही लिया। देखो ये एक्चुअली जो स्टेप 6 लिखा हुआ है, ये कोई स्टेप नहीं है, वो एक्चुअली स्टेप 7 में ही आता है ना। देखो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग ऐड करते हैं, तो इससे वो वाले एटम बैलेंस हो जाते हैं ना जिनमें ऑक्सीडेशन का नंबर का चेंज आ रहा होता है, ठीक है। लेकिन इससे वो वाले एटम नहीं बैलेंस होते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन का चेंज नहीं आ इसको रहा ऐड होता कर दिया जाएगा जहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी मतलब कम होंगे ऑक्सीजन। 6 और 7 हाँ स्टेप यही है। तो इसमें यही मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ऑक्सीजन एक ऐसा, कई बार आप देखोगे कि ऑक्सीजन में चेंज ही नहीं आ रहा होता है ऑक्सीडेशन नंबर का, तो इसलिए पहले ऑक्सीजन को हम बैलेंस कर लेते हैं और फिर बाद में हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये ऊपर वाली रिएक्शन हम लोगों ने देखी थी, तो उसमें H+ आयन और वाटर में किसी में चेंज नहीं आ रहा था, है ना H+ आयन में चेंज आ रहा था, ना ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन में चेंज आ रहा था। तो जिनमें चेंज नहीं आता उसको लास्ट में करते हैं बैलेंस, ठीक है। तो अब देखो यहाँ तक हम लोग पहुंच गए थे। अब इसमें आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो आप पहले देखो रिएक्टेंट साइड कितने ऑक्सीजन है, तो रिएक्टेंट साइड 4 का डबल 8 ऑक्सीजन ये है, और यहाँ 5 × 4 20।
है ना। तो पूरे रिएक्टेंट साइड देखा जाए तो कितने हो गए, 28 ऑक्सीजन हो गए। अब जरा प्रोडक्ट साइड देखो कितने ऑक्सीजन, 20 20 सर। 20, है ना। तो इसमें जिधर साइड ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है उधर उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। जैसे प्रोडक्ट साइड 8 ऑक्सीजन कम पड़ रहे हैं तो पूरे पूरे 8 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे प्रोडक्ट साइड। तो ये काम, हाँ देखो मैं लिख के कर बता दे रहा हूँ। तो बस उसमें क्या है कि वाटर ऐड करना होता है जिधर ऑक्सीजन कम होंगे। जैसे इस एग्जांपल में प्रोडक्ट साइड कम है तो प्रोडक्ट साइड ऐड कर देंगे। अब देखो सब्जेक्टिव में तो ये सब लिखना होता है, ऑब्जेक्टिव में ये सब स्टेप हम लोग बचा लेते हैं। ठीक है, अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव पूरा मेथड करके दिखाएंगे। मतलब यही काम एक ही लाइन में कर देंगे सब। और फिर लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। जैसे ये वाटर को ऐड करोगे तो हाइड्रोजन भी पिक्चर में आ जाएंगे। अब इनको भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट साइड 16 है ना। और रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन एक भी नहीं है, 0 है। इधर तो आप 16 पूरे ऐड पूरे कर देंगे। 16 H+ आयन ऐड कर देंगे, है ना। तो ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो जाएगी, है ना। H+ आयन ऐड करने पे रिएक्शन एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो जाती है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा आपकी बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, बोलो भाई, इसमें कोई डाउट तो बताओ भाई। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। सर नोट करना ऊपर करते हुए। चमक गया सर, चमक गया। हाँ देखो ऐसा करो कि अभी मैं नोट्स भेज दूंगा, एक दो चीजें और समझा देते हैं तो ये कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक, है ना। अच्छा, नोट आप लोग कर लेना आराम से, नहीं तो फिर टाइम ज्यादा ठीक हो है सर, जाएगा बहुत, ठीक है सर, कोई है ना। दिक्कत तो जैसे ये पूरे स्टेप हो गए। अच्छा, लास्ट में क्रॉस चेक करने का तरीका भी होता है कि जैसे आपको अपनी रिएक्शन को क्रॉस चेक करना है कि जो आपने बैलेंस करी वो सही है कि गलत है। तो उसको चेक करने का तरीका होता है कि सारे एटम बैलेंस होने चाहिए किसी भी रिएक्शन में, है ना। तो वो जैसे दिख भी रहा है कि 2 Mn कार्बन यहाँ 10 हो गए, यहाँ भी 10 कार्बन है। हाइड्रोजन देखो तो बैलेंस है, इसमें सारे ही बैलेंस ही मिलेंगे आपको। और लास्ट में बेटा चार्ज भी चेक कर लेना चाहिए, है ना। मतलब कोई रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस तभी मानी जाती है जब उसमें रिएक्टेंट का जो नेट चार्ज है वो प्रोडक्ट के भी नेट चार्ज के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो जरा चार्ज चेक करो, इसमें एक MnO4 पे -1 का है, लेकिन 2 MnO4 पे -2 का हो जाएगा। एक ऑक्सलेट पे -2 का है, लेकिन 5 ऑक्सलेट में -10 का हो जाएगा। और एक S पे +1 का है और 16 S पे +16 हो जाएगा। टोटल जरा देखो रिएक्टेंट साइड कितना आ रहा है चार्ज, प्लस का 4, है ना। तो रिएक्टेंट साइड नेट चार्ज 4 है, तो प्रोडक्ट साइड भी 4 आना चाहिए। तो फिर बैलेंस सही है इसका मतलब। तो इसमें एक Mn पे 2 है लेकिन 2 ही Mn है, तो नेट चार्ज क्या आ गया 4। बाकी CO2 न्यूट्रल है, CO2 पे कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है, वाटर न्यूट्रल है। तो प्रोडक्ट साइड 4 ही आ रहा है, मतलब 4 बराबर 4, दोनों तरफ चार्ज बराबर आ गया। इसका मतलब ये रिएक्शन अल्टीमेटली बैलेंस है ना, मतलब इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। तो इसमें ये वाला स्टेप जो है कई बार ऑब्जेक्टिव में बहुत काम का है ये। मतलब सब्जेक्टिव में तो करने में, वैसे नॉर्मली करने में बहुत टाइम लगता है ना। लेकिन ऑब्जेक्टिव में कई बार चार्ज से भी हम लोग आंसर निकाल लेंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखो अभी मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको वहाँ पे क्लियर होगा। ऑब्जेक्टिव में क्योंकि है ना ऑप्शन दिए रहते हैं। हाँ, क्या चार्ज नहीं समझ में आया? इसमें देखो एक एक को पकड़ो। देखो रिएक्टेंट साइड जैसे MnO4 माइनस है तो एक मैग्नेट पर मैग्नेट आयन पे -1 का चार्ज है, लेकिन 2 पर मैग्नेट आयन है तो नेट चार्ज कितना हो गया, -2 हो गया, है ना। अब जैसे एक ऑक्सिलेट पे देखें तो -2 का चार्ज आ रहा है ना, एक एक सिंगल ऑक्सिलेट आयन में, है ना।
लेकिन यहाँ तो 5 है, तो 5 इंटू -2 करो तो कितना आ गया, -10 आ गया। ठीक है, अब ओके एक समझ गया। एक एच पे +1 ऐसे 16 एच प्लस पे 16, अब इन तीनों का सम कर देंगे तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब रिएक्टेंट साइड नेट चार्ज कितना आ गया, 4 का। ऐसे ही प्रोडक्ट ओके साइड सर। देख लो, है ना, एक तरफ से चलो लेफ्ट टू राइट, एक एक का नेट चार्ज ऐड करते चले जाओ। ठीक है, अब देखो ये जो मैंने आपको बताया ये ऑब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव मेथड था, लेकिन देखो ऑब्जेक्टिव में हम लोग अपना काम थोड़ा सा आसान करते हैं। देखो इतना ज्यादा लंबा चौड़ा बैलेंसिंग करने में टाइम वेस्ट करना समझदारी की बात नहीं है। ठीक है, देखो एक मैंने ये एग्जांपल लिया हुआ है, ये आपके सीट का ही क्वेश्चन है कुछ, ये मैंने लिए हुए हैं। ये तीनों रिएक्शन है, ये हम लोग को बैलेंस करनी है। ठीक है, तो जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल लिया हुआ है, कोई भी ले लो, सब एक एक ही जैसे हैं, मतलब उनमें कुछ ऐसा नहीं कि एक एक में जो होगा वही सब में होगा। अब जैसे ये है, इसको बैलेंस करना है, तो देखो बैलेंस करने का मतलब ये है, ऑब्जेक्टिव में आपको रिएक्शन तो पूरी लिख के दी ही जाएगी, है ना। देखो ये रिएक्शन तो पूरी लिख के दी जाएगी, कोई रिएक्शन तो आपसे पूछ नहीं रहा है। ठीक है, बस किसका को स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है यही हमें बताना है। ये किसके आगे कौन सा कोफिशिएंट लिखा जाएगा, बस ये नंबर ही तो मिसिंग है यहाँ पे। अल्टीमेटली इसी को तो यस सर। बैलेंसिंग कर कह रहे हैं हम लोग, है ना। भाई यस सर। रिएक्शन तो आपको पूरी लिख के दी जाएगी, जैसे लास्ट में यहाँ पे जो नंबर आ रहे हैं, जहाँ 2 आ गया, यहाँ 5 आ गया, 16 आ गया, बस यही हमें पता करने होते हैं। बाकी रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो वो लिख के दे ही का आपको क्वेश्चन में। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पूरी रिएक्शन लिखेंगे, मतलब हम लोग उसको स्प्लिट नहीं करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में स्प्लिट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देखो हम लोग करते क्या थे, पहले हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज निकालते थे, तो ये काम वही करेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन का चेंज यहाँ भी निकालेंगे। तो देखो जिंक में जरा चेंज देखो, जिंक 0 से 2 में जा रहा है, तो बताओ जिंक के लिए नेट चेंज और कितना आ रहा है ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर, सर 2। है ना। तो जिंक का चेंज मैं उसी के नीचे लिख दूंगा, है ना, ये नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है ना, क्योंकि 0 से 2 2 का चेंज, और ये दोनों तरफ एक ही जिंक एटम है, तो 2 इंटू 1 तो 2 ही हो जाएगा। अब इसमें देखो नाइट्रोजन का कंपाउंड जा रहा है अमोनियम आयन में, ये तो देखने में समझ में आ ही रहा है, लेकिन उसको अलग करके मत लिखो, है ना। कोई सब्जेक्ट बोर्ड का पेपर तो देने ही नहीं जा रहे हैं कि पहले अलग करके लिखेंगे फिर ऐड करेंगे, नहीं नहीं, आप उसको अलग मत करो, आप सारी खिचड़ी यहीं पकाओ। देखो आप नाइट्रोजन की निकालो ऑक्सीडेशन नंबर तो खैर निकालनी पड़ेगी, 5। तो यहाँ पे 5 आएगी, और यहाँ पे निकालोगे तो -3 आएगी। -3 सर। अब बताओ चेंज, आप लोग बताओ नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन सर 2। नंबर, नाइट्रोजन में नेट चेंज 2। कितना, 2। +5 से -3, सर 8। रिडक्शन 8 सर। रिडक्शन माइनस है। 8 +5 से -3, 8 का चेंज है पूरा, +5 से +4, 1 का चेंज, +4, मतलब आप सीधे चेंज निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, -3 माइनस, मतलब बड़े नंबर में छोटा नंबर माइनस करो, हाँ 5 माइनस -3, तो 8 का सर चेंज। नहीं समझ में आ रहा है ये चीज सर, फिर से सर। 5 से -3 पे कैसे जाओगे, 4 3 2 0, फिर -1 -2 -3। क्लास 1 का चीज है ये सब, डिफरेंस निकालने में। अरे वैसे बात तो यार सही कह रहे हो, ये तो छोटी कक्षाओं में पढ़ा दिया था। जैसे 5 से सभी समझ लो यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं भाई, 5 से 3 जाना है तो 5 से 3 कैसे आओगे, 5 से 4 जाओगे, 4 से 3 जाओगे, 3 से 2 जाओगे, 2 से 1 जाओगे, 1 से 0 जाओगे, फिर -1 जाओगे, फिर -2 जाओगे, फिर -3, तो कितने का चेंज आया। तो उसको जल्दी करने तरीका है, बड़े नंबर में छोटा नंबर माइनस कर दो, 5 माइनस -3, कितने का चेंज आ गया, 8 का चेंज आ गया, सीधी सी बात है ना। ठीक है। बड़े, है ना, बड़े नंबर में छोटा नंबर माइनस,
तो उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है ना, और किसी की बात को वो मत लो, है ना। कोई भी कुछ भी कहे, तुम्हें जब तक ना समझ में आए तब तक पूछो, ठीक है। अब ठीक देखो 2 और जो ये चेंज आया है 2 और 8 का आया है, एक बात और इम्पोर्टेंट है, ये जो चेंज हो आता है उसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में एक्चुअली वो ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशियो में ही था, ठीक है। जैसे उसमें 2 और 5 आया था ना, तो 2 और 5 पहले से सिंपलेस्ट रेशियो में, तो और ज्यादा उसको नहीं हम लोग कन्वर्ट कर सकते थे सिंपलेस्ट रेशियो में। लेकिन यहाँ पे देखो अभी दोनों में 2 से डिवाइड हो सकता है, जी सर, तो 2 जैसे 2:, हाँ 2:8 के रेशियो को मैंने लिख दिया नेक्स्ट लाइन में 1:4। और अब 1 और 4 का क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो जो चेंज आता था बेटा उसी को तो हम लोग मल्टीप्लाई करते थे। यस सर। और क्रॉस यस सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय ये ध्यान रखना कि जो जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है उसका नेट चेंज जो एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है उसमें करेंगे, और जो रिड्यूस हो रहा है उसका चेंज मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। अब देखो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। अब देखो इतना काम करने के बाद अब आप बड़ी तेजी से, मतलब बिल्कुल सुपर फास्ट ट्रेन की तरह बैलेंस करोगे। कैसे, देखो आपको ये पता चल गया कि जिंक तो 4 ही मोल आने हैं, जिंक बैलेंस हो चुका है, तो आप प्रोडक्ट साइड भी जिंक के आगे कितना लिख दो, 4, 4। है ना। अब यस आप सर। रिएक्टेंट को देख देख के प्रोडक्ट को काट डालो बैलेंस, तो क्योंकि बेटा जिंक तो बैलेंस हो ही चुका 4। अब देखो नाइट्रेट में नाइट्रोजन एक ही आएंगे, वो सारे नाइट्रोजन इसे यही जा रहे हैं, तो यहाँ भी 1 ही आएगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन बेटा 3 ही आएंगे, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है नहीं, केवल इसमें ऑक्सीजन, और सारे ऑक्सीजन पानी में जा रहे हैं, तो बताओ यहाँ कितने वाटर होंगे टोटल, 3। 3। अब हाइड्रोजन और देख लो, को देखो 3 × 2 6 हाइड्रोजन ये, और 4 पहले से बैठे अमोनियम आयन में, टोटल कितने होंगे 10, तो 10। तो 10 यहाँ पे आ जाएगा। तो 10 यहाँ पे आ जाएगा, हो गया बैलेंस। देखो सर सर बस इतना ही रखिए आज। सर हाँ सर। है ना, अब खत्म ही हो गया, उसमें कुछ है नहीं। तो Yes. ये ऐसे आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, मतलब रिएक्शन लिख लीजिएगा और उसी के आगे जो कोफिशिएंट है उनको फिल करते चले जाएगा। पहले हाँ नेट चेंज निकाल के क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतना काम तो वैसे ही करना पड़ेगा। उसके बाद आप रिएक्टेंट को देख देख के प्रोडक्ट साइड है ना आसानी से बैलेंस कर लोगे, ठीक है। ओके सर। ठीक है सर। है ना। अच्छा जैसे एक ये क्वेश्चन जरा कर लो, हाँ बताओ बेटा। सर ये सर अब बेसिक मीडियम के लिए सर कुछ अलग होगा ना इसमें, OH माइनस सर जिसमें आता था। देखो बेसिक मीडियम में OH माइनस आता है, लेकिन देखो वो तो आपको लिख के दिया ही जाएगा ना, जैसे यहाँ H+ है वहाँ OH आयन लिख के दे दिया जाएगा, ठीक है। तो जब एक बार तो आप सर जिनमें जैसे चेंज आ H+ रहा है आयंस को बैलेंस कर रहे हैं वैसे ही OH को भी करेंगे। वैसे ही OH को कर लेंगे, ठीक है। है ना, उसमें कोई चेंज कोई परेशानी थोड़ी ना है, ठीक है। अब देखो समस्या तो क्या है, जब आप उसको सब्जेक्टिव मेथड से करोगे, सब्जेक्टिव में क्या है अलग से ऐड करना पड़ता है, तो उसमें दिक्कत आती है। आपको सब्जेक्टिव से आपको बस कोफिशिएंट आगे फिल करने हैं, वो ऑब्जेक्टिव में वो आसान पड़ेगा आपको, ठीक है। यस सर। अब जैसे देखो ये एक क्वेश्चन है, इसमें एक रिएक्शन दी सर हुई है, ठीक है। और इसमें उसने क्या किया, हर एक रिएक्टेंट के सामने कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर चिपका दिया है, कहीं A लिख दिया है, कहीं B लिख दिया है, ऐसे कर दिया है, और लास्ट में यही ABC पूछ रहा है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपसे ज्यादा पूछे जाएंगे कि रिएक्शन लिख देगा और उनके आगे कोई नंबर लिख देगा, कहीं XYZ लिख देगा, कहीं PQR लिख देगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए ऐसा नहीं कि आपको बैलेंस करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो कहने को ये जरूर बैलेंसिंग का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें देखो आप वैसे बैलेंस मत करो। जब सबके सामने उसने कोफिशिएंट लिख ही दिया है तो आप सीधे नेट चार्ज बैलेंस कर लो, है ना, नेट चार्ज क्या करो बैलेंस करो, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि रिएक्शन वही बैलेंस मानी जाती है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड नेट चार्ज बराबर होना चाहिए। अब देखो रिएक्टेंट साइड बताओ कितना चार्ज है, एक साइनाइड आयन में -1। -1 का चार्ज है,
-1 तो -1 इंटू ए करेंगे तो रिएक्ट ये आ जाएगा -a, है ना। अब देखो एक नाइट्रेट में -1 का है, लेकिन इसमें बी नाइट्रेट है, तो कितना हो जाएगा -b, ठीक है। और एक H पे +1, लेकिन C से मल्टीप्लाई होने बाद वो आ जाएगा C। और इधर देखो तो इधर NO पे कोई चार्ज नहीं, 0, CO2 पे 0 0, तो इस पे नेट चार्ज 0 आ रहा है, प्रोडक्ट साइड नेट चार्ज 0 आ रहा है। तो आपको एक इक्वेशन मिल गई C = A + B। और देखो आपको ऑब्जेक्टिव में आंसर दिए होते हैं, इस बात का फायदा उठाया करो आप लोग। जब आपको आंसर दिए हुए हैं तो आप आंसर क्रॉस चेक कर करके देख लो। जैसे मान लो पहला आंसर देखो और जरा ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ए सर की डी वैल्यू वाला 3, बी की 7, तो ये क्या सेटिस्फाई कर रही है वैल्यूज? नहीं, ये नहीं कर रही। 3 7 = 10 आ रहा है, तो डी है ना, वाली तो ये satisfy नहीं है। करेंगे सर। तो डी वाला तो कर लो। इस हाँ, इसमें ये वाली कर रही सेटिस्फाई, मतलब C की वैल्यू A + B के सम के बराबर है। तो हाँ ठीक है, A + B 3 + 7 10 आ रहा है, ओके सर। तो बस, है ना, इसमें सीधे 10 हो गए। तो इसको वैसे आप नॉर्मली बैलेंस करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, मतलब उसमें जितना टाइम लगता है उतना टाइम तो लगेगा, 2-3 मिनट तो लगेंगे। लेकिन ये सब ट्रिक भी पता होनी चाहिए कि कई बार आपको देखने में लगेगा कि बैलेंसिंग का क्वेश्चन है, लेकिन वो सिंपल चार्ज वार्ज बैलेंस करने पे या कोई एटम बैलेंस करने पे भी हो जाएगा। तो इसमें 1-2 क्वेश्चन मैंने इसी टाइप के दिए हैं, ये वाला भी ऐसा ही, ये वाला आप लोग करिएगा, ये भी इसी टाइप का। इसमें आपको बैलेंस सारे देखो कोफिशिएंट लिख दिए हैं, एक्स वाई जो है, एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। ओके सर, ओके सर। और ये कुछ Thank रिएक्शन इसमें थोड़ा थैंक यू प्रैक्टिस सर। करिएगा, है ना, ये वाली आप लोग करिएगा, ठीक है। 4 रिएक्शन है, आंसर भी नीचे दे दिए मैंने इसके, ठीक है। तो ये करिएगा और फिर मिलते हैं हम लोग कल। एक संडे को मंडे क्लास ले ले तुम लोग की, सर बोलो। ले लीजिए बैकअप सर। क्लास कर हाँ। लिए सर। सर सर जो आप लेक्चर हाँ। टेलीग्राम पे डालते हैं सर, वो सर हमें कोई अगर एक क्वेश्चन भी सर देखना है तो सर वो पूरा लेक्चर डाउनलोड करना पड़ जाता है। सर आप यूट्यूब पे पोस्ट कर दिया करिए। अलाउड नहीं है सर अच्छा, यूट्यूब पे पोस्ट करना। नहीं सर, YouTube यूट्यूब पे में क्यों नहीं देखो, अलाउड है सर? मैथ्स वाले सर डालते हैं। यस सर। नहीं तो जैसे हम इसमें डालते हैं तो इसमें स्पीड नहीं बढ़ती क्या? मतलब स्पीड बढ़ा के देख लो। सर नहीं सर, ये पूरा लेक्चर सर पहले सर डाउनलोड टेलीग्राम से करना ज्यादा पड़ेगा, यूट्यूब उसके बाद बेस्ट सर है। लेक्चर चलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अच्छा, मैं पहले कंफर्म कर लेता हूँ कि YouTube में डालना अलाउड है कि नहीं। हाँ सर, कंसर्न कर लिए सर, पर मैथ्स वाले जो सर है हमारे वो लोग वो लेक्चर यूट्यूब पे ही डालते हैं। मैंने उनके कई लेक्चर यूट्यूब पे सुने भी हैं। अच्छा अच्छा, वैसे बताएं हम लोग को अलाउड है नहीं YouTube में डालने के लिए। अब यस देखो सर, वो सर पब्लिक हो अभी, जाएगा। अरे सर हाँ अभी अलाउड नहीं सर होगा को, तो सर सारे टीचरों के लिए रूल्स और लॉस सेम होंगे ना सर। एक टीचर यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा है तो दूसरा क्यों नहीं डाल सकता है? हाँ तो उनको पता नहीं होगा, नए हैं वो ना, उनको ही पता नहीं चलेगा, वो भी पता बंद कर भैया। देंगे। हाँ सर, सर मैसेज किया, ये चीज रिकॉर्ड हो नहीं करेंगे सकती पहले। है। देखो सर एक्चुअली अभी कहाँ है बदनाम कर सर सर ने अब अभी रिकॉर्ड, पिछले सर हफ्ते अब ही ज्वाइन किया है, तो मैथ उनको वाले पता सर नहीं रिकॉर्ड नहीं होगा। करेंगे। अरे सर बोल दिए रिकॉर्ड नहीं करेंगे मैथ वाले, अब नहीं डालेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, है ना, एक्चुअली सर ने अभी पिछले हफ्ते ज्वाइन किया है, उनको पता नहीं होगा। यस हम लोग सर। सर कल कितने बजे से लेंगे सर? नहीं सर, हाँ, कल तो कल मत लीजिए नहीं सर। सर, अभी ले लीजिए बहुत सारा सर। सर बैकअप क्लास अच्छा लीजिए सर पहला। बैकअप बैकअप ले लेते हैं, है ना, बैकअप ले हाँ लेते सर, हैं। बैकअप ले तो लीजिए सर। जी सर, बैकअप ले। जिन बच्चों का, है ना, जिन मोल बच्चों का मोल छूटा हुआ है कॉन्सेप्ट का। मोल कॉन्सेप्ट, यस सर, है ना, यस उनके लिए थोड़ा बैकअप ले लेंगे। सर टाइमिंग कितने क्या बजे? रहेगी सर? टाइमिंग मॉर्निंग में रखेंगे, 9 बजे के आसपास रख देंगे, ठीक है, 9 बजे के नियर ठीक है में, सर। आप है ना। या सर आप ग्रुप पे चलो अभी टाइमिंग डाल दिएगा सर। ग्रुप में टाइमिंग डाल देंगे। यस सर। सर ऑनलाइन हाँ ऑनलाइन ले लेंगे, ऑनलाइन। ठीक है, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर।
हाँ बोलो बेटा। सर वो आपने एक दिन आरसी मुखर्जी और जेएमएस प्रीवियस चले कुछ क्वेश्चंस दिखाए थे ऑफलाइन में, वो भेज दीजिए। नहीं कौन से फिर से बताओ, मैं सुन नहीं पाया। आरसी मुखर्जी के सर आपने वो आरसी मुखर्जी और जेएमएस प्रीवियस ईयर का एक वो कलेक्शन बनाया था, आपको बता रही वो दे दीजिए। होल कॉन्सेप्ट का RC क्वेश्चन वो का मैंने एक्चुअली टॉपिक वाइज ही दे दिए ना आप लोगों को, जैसे टॉपिक पढ़ाते गए उसके बाद में मैंने पोस्ट कर दिए। जैसे लिमिटिंग रीजन के अलग कर दिए थे, पीयूएससी के अलग कर दिए थे। अगर आप बोलो तो आरसी मुखर्जी का पीडीएफ है मेरे पास, वही हम पोस्ट कर देते हैं। अब उसमें मोल यस सर, भेज कॉन्सेप्ट वाले दीजिए लगा आरसी दिए मुखर्जी के सारे क्वेश्चंस। है ना। हाँ चलो, मोल वाले जो अभी तुम लोगों ने पढ़ लिए वो वाले भेज देते हैं, है ना। ठीक ठीक, भेज देते हैं। ओके सर, ठीक ठीक। थैंक यू सर।